तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैं आपसे बात कर रहा था मोल फ्रैक्शन के बारे में। उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन आपका बना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो पूरे सॉल्यूशन के मोल्स का मतलब है सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। तो पूरे सॉल्यूशन के मोल्स के कंपैरिजन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं और सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं। हम लोगों ने सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को काय बी से रिप्रेजेंट किया था और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हमने काय ए से रिप्रेजेंट किया था। काय ए का फॉर्मूला आया था Na अपॉन Na प्लस एनबी और काय बी का आया था Nb अपॉन Na प्लस एनबी। अब बच्चों अगर हम लोग Na का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर हम लोग मोल्स के फॉर्मूला को भी ओपन कर दें तो काय ए का फॉर्मूला बन जाएगा WA अपॉन Ma अपॉन WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन MB। सेम इसी तरीके से काय बी जो है उसका फॉर्मूला था Nb अपॉन Na प्लस एनबी। यहां भी अगर नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला को ओपन कर दिया जाए तो फॉर्मूला आपके पास में क्या बन जाएगा? WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन MB। एक्सप्लेनेशन के लिए हमने मान लिया कि जो सॉल्वेंट के मोल्स हैं वो तो है 6 और जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो कितने हैं 4। तो अगर मुझे यहाँ पर काय ए कैलकुलेट करना हो तो मैं ऊपर तो सिर्फ किसके मोल्स रखूंगा? सॉल्वेंट के 6 अपॉन नीचे टोटल सॉल्यूशन के मतलब 6 प्लस 4 मतलब 10। तो 6 अपॉन 10 यानी कि 0.6। काय बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 4 अपॉन 6 प्लस 4 मतलब 4 अपॉन 10 इक्वल टू 0.4। अगर यहाँ में बच्चों काय ए और काय बी को जोड़ दूं मतलब 0.6 प्लस 0.4 इन दोनों को जोड़ दूं तो आंसर क्या आता है? 1। तो याद रखना है आपको काय ए प्लस काय बी अगर दो चीजें हैं तो एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। पर मान लो दो सॉल्वेंट हो और एक सॉरी दो सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट तो आप कह देंगे काय ए प्लस काय बी प्लस काय सी। इन सभी के मोल फ्रैक्शंस को जोड़ने पर आंसर किसके इक्वल आता है? 1 के। तो काय ए प्लस काय बी इक्वल टू 1 या काय ए आपको निकालना है पर काय बी आप निकाल चुके हैं फॉर्मूला से तो आपको फिर से काय ए के फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करके लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा काय बी को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम इसी तरीके से काय बी अगर आपको निकालना है और आप काय ए निकाल चुके हैं तो आपको काय बी के फॉर्मूला में भी वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप 1 में से काय ए को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो भी मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है मोल फ्रैक्शन के बारे में बच्चों आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो करना है। जब बच्चों आप इसको ड्रॉ कर लें तब कमेंट कर दीजिएगा।
ठीक है, मेरे पास में 2 कमेंट आ गए हैं। तो क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, मतलब जो भी सॉल्यूशन आपका तैयार होने जा रहा है उस सॉल्यूशन में जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करना है। अगर सॉल्यूशन बनाया जा रहा है कैसे, 0.18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, बच्चों ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो 0.18 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो मुझे वाटर का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है और मुझे ग्लूकोज का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूं, सबसे पहले ग्लूकोज और वाटर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेता हूं। अब नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे दोनों का गिवन मास चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखा है। ग्लूकोज का तो गिवन मास कितना है 0.18 ग्राम और वाटर का गिवन मास कितना है 1.8 ग्राम। बस अब मुझे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास और वाटर का मॉलिक्यूलर मास पता लग जाए तो मैं मोल्स का फॉर्मूला जो है गिवन मास अपॉन मोलर मास उसमें वैल्यूज को पुट करूंगा और अपने आंसर को निकाल लूंगा। अब ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मुझे कार्बन का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। एक कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1 और एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो इस हिसाब से अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं तो मेरे पास में आंसर आएगा 180। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूट जो है एनबी उसके मोल्स को कैलकुलेट किया 0.18 अपॉन 180। आंसर आ गया मेरे पास में 0.001। अब कोई यूनिट नहीं होगी, लास्ट क्लास में मैंने समझा दिया था कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। इसी तरीके से सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लिया तुमने, गिवन मास था वाटर का 1.8 अपॉन मोलर मास वाटर का निकालोगे H2O तो हाइड्रोजन का होता है 1, एक ऑक्सीजन का होता है 16, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो टोटल हो जाएगा 18। तो आपके पास में सॉल्वेंट वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 1.8, 1.8 अपॉन 18 आंसर आया 0.1। अब मुझे काय भी निकालना है तो फॉर्मूला तो पता ही है एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। मैं एनबी और एनए को निकाल चुका हूं, फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करूंगा डिवाइड करूंगा तब जाकर के कहीं आंसर आ रहा है 0.0099। काय ए को मैंने पहले तो फॉर्मूला से निकाल करके तुम्हें दिखाया है, आंसर आया 0.9901। पर मैं एक और फॉर्मूला यूज में ले सकता था, वो क्या था, काय इक्वल टू 1 माइनस काय बी। 1 में से 0.0099 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर सेम आ रहा है 0.9901। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया तो आप इसको बना लीजिए क्वेश्चन को और उसके सॉल्यूशन को। तो मेरे पास में बच्चों कमेंट्स आ गए हैं, तो चलिए अच्छी बात है। तो ये हमने मोलरिटी कर लिया, मोलरिटी कर लिया हम लोगों ने, फिर मोल फ्रैक्शन को भी कर लिया है। नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग को करनी है वो है बच्चों मास परसेंटेज, या इसे W बाय W परसेंटेज, W बाय W का मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहते हैं। हेडिंग बना लो, मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज।
हाँ जी बच्चों, हेडिंग बना दीजिएगा, मास परसेंटेज, या जिसे हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहते हैं। मास बाय मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंटेज या सिर्फ मास परसेंटेज है क्या? मास परसेंट का बच्चों फॉर्मूला है मास ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। ये नॉर्मल आपका परसेंटेज का फॉर्मूला, जैसे नीचे आप रखते हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, ऊपर आप रखते हैं टोटल मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे पास में है कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला है जिसका CaCO3। इसमें मुझे कैल्शियम का मास परसेंटेज पता करना है, कार्बन का मास परसेंटेज पता करना है और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज पता करना है। तो सबसे पहले मुझे इस पूरे कैल्शियम कार्बोनेट का मास पता करना पड़ेगा। एक कैल्शियम के एटम का होता है 40, एक कार्बन के एटम का 12, एक ऑक्सीजन के एटम का 16, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16। आप देखेंगे आंसर इन सबको जोड़ने के बाद में आ जाएगा 100। तो अगर मैं मान लो कैल्शियम का मास परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूं तो नीचे तो क्या रखूंगा 100, यहां मल्टीप्लाई बाय 100, और कैल्शियम का कितना मास है इसके अंदर 40, तो मैं यहाँ पर रखूंगा 40 अपॉन 100 इंटू 100। कार्बन का अगर मुझे मास परसेंटेज पता करना है तो मैं क्या रखूंगा 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर मुझे ऑक्सीजन का पता करना है तो मैं क्या रखूंगा ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 16। 3 मल्टीप्लाई बाय 16 का मतलब हो गया कितना 48। 48 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 40% वेट बाय वेट, ये आ जाएगा 12% वेट बाय वेट, ये कितना आ जाएगा आपका 40% वेट बाय वेट। या एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें, अगर मान लो मैंने सॉल्यूट लिया है 10 ग्राम और सॉल्वेंट जो है वो मैंने कितना लिया है 90 ग्राम, तो मुझे अगर यहाँ पर वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है तो सॉल्यूट का कितना मास लिया मैंने 10 अपॉन टोटल मास कैसे आएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को जोड़ दो, 10 प्लस 90 मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा 10% वेट बाय वेट। कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं। मास बाय मास परसेंटेज कह दो या मास परसेंटेज या फिर W बाय W वेट बाय वेट परसेंटेज, इसमें आपको कंपोनेंट जो है सॉल्यूट जो है उसके मास को ऊपर रखना है और नीचे टोटल मास सॉल्यूशन की मास को रखना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। समझ में आ गया है? तो ये दोनों एग्जांपल्स बना लो, फॉर्मूला बना लो। जो नए बच्चे हैं उनको बच्चों समझ में आना चाहिए। जल्दी से बना लो, बनाने के बाद में कमेंट कर देना डन। चलो अच्छी बात है, मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं, आपने इसे बना लिया है। तो बच्चों मान लो आप आपकी केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जाते हैं, वहां पर आप एक बोतल उठाते हैं और उस बोतल के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है और वो लेबल पर कुछ लिखा हुआ है। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, क्या लिखा हुआ है देखो। उस बोतल पर लिखा हुआ है
69% वेट बाय वेट HNO3 सॉल्यूशन। जो आपने बोतल उठाई है उस पर लिखा हुआ है 69% वेट बाय वेट HNO3 सॉल्यूशन। इसका मतलब समझ लो क्या होता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, अगर तुम टोटल 100 ग्राम क्या बनाते, सॉल्यूशन तैयार करते, तो उसके अंदर 69 ग्राम तो तुमने क्या डाला होगा, HNO3, और बाकी का बचा हुआ 31 ग्राम तुमने क्या डाला होगा, H2O डाला होगा, जिसके अंदर HNO3 जो है बच्चों वो तो क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है, और जो H2O है वो क्या है, वो सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब ये जो 39 ग्राम है ये एक्चुअल में आपको दिया हुआ है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और जो 31 ग्राम है वो आपको क्या दिया गया है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बच्चों अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के गिवन मास पता लग गए हैं तो आप इनके मोल्स भी निकाल सकते हैं। मोल्स निकालने के लिए बस आपको क्या चाहिए होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो कि यहाँ पर कितना है 69 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब भाई सॉल्यूट है तुम्हारा HNO3 तो तुम उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ नीचे रख देना मोलर मास ऑफ HNO3, यहां से तुम मोल्स निकाल सकते हो किसके, सॉल्यूट के। इसी तरीके से सॉल्वेंट के मोल्स भी निकाले जा सकते हैं, उसका गिवन मास कितना हो जाएगा 31, और क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना आता है 18, तो यहां से तुम सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों 69% वेट बाय वेट HNO3 सॉल्यूशन, एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, पर उस छोटी सी लाइन में बहुत सारी चीजें तुम्हें दे रखी थी, और इसके बेसिस पर तुमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, मोलरिटी, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन, कुछ भी बच्चों आपसे पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? तो ये एग्जांपल बना लो, 69% weight by weight HNO3 solution means 69 gram of HNO3 is dissolved in 31 gram of water to make 100 gram of solution. बच्चों हो जाए तो कमेंट कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके अंदर मैं तुमसे तीनों चीजें पूछने वाला हूं, मोलरिटी भी पूछने वाला हूं, मोलरिटी भी पूछने वाला हूं, और मोल फ्रैक्शन भी पूछने वाला हूं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखो बच्चों। 40%, 40, a 40% weight by weight, a 40% weight by weight NaOH solution, NaOH solution in urea, in urea is prepared, is prepared in a flask of, in a flask of 1 liter, in a flask of 1 liter, flask of 1 liter, 1 liter, full stop. Then calculate molarity
कॉमा मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। क्वेश्चन में लिखा है 40% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन इन यूरिया। यूरिया बच्चों क्या होता है? यूरिया होता है NH2CO ये होता है यूरिया। ठीक है, तो तुमसे क्या क्या पूछा गया है? सबसे पहले पूछी गई है मोलरिटी, फिर पूछी गई है मोललिटी, फिर पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और फिर पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज 40% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन इन यूरिया, इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 40 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया गया है 60 ग्राम यूरिया के अंदर, ताकि टोटल 100 ग्राम क्या बन सके? सॉल्यूशन बन सके। तो मतलब ये आपको क्या दे दिया? WB, ये आपको क्या दे दिया? WA। अगर आप मोलर मासेस कैलकुलेट कर पाए तो आप MB और MA भी निकाल लेंगे, और अगर आपके पास WB और MB है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लोगे, और अगर आपके पास में WA और MA है तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लोगे। ठीक है, मोलरिटी को जब तुम कैलकुलेट करने जाओगे तो फॉर्मूला तुम लोग क्या यूज करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको बता दिया है कि भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें पता लग गया, बस तुम्हें एन भी पता लग जाए तो फिर तुम्हारी मोलरिटी तो सीधी सीधी आ गई। मोलरिटी को कैलकुलेट करोगे तो वो फॉर्मूला तुम्हारा क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा तुम्हारा WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन WA। ये WA किसमें होना चाहिए? ग्राम में। तो WB तुमको पता है भाई कितना है? 40 मोलर मास है NaOH का, तुम कैलकुलेट कर लोगे। WA भी तुमको पता है कितना है? 60। वैल्यूज को पुट कर दोगे तो तुम्हारी यहां से क्या आ जाएगी? मोलैलिटी भी आ जाएगी। मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है, मान लो काय डी के मोल फ्रैक्शन को निकालना है, तो सबसे पहले मोल्स निकाल लो किसके? डी के, सॉल्यूट के, जो कि कैसे आएंगे? 40 अपॉन NaOH का मोलर मास रख दो, और अपॉन में क्या रखना पड़ेगा तुम्हें? Na प्लस NB। अब Na कैसे निकलेगा? सेम भाई तुम्हें WA दे रखा है, मोलर मास तुम उसका कैलकुलेट कर ही लोगे। तो चलो फटाफट से काम पर लग जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद अपने आंसर को कमेंट करो।
हाँ भाई, किसी का कोई आंसर आया? अरे मोलरिटी तो आई गई होगी, मोलरिटी तो बहुत ही आसान है यहाँ। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो निकाले होंगे। 100। अंशुल बेटा, ये 100 क्या है? मोलरिटी है, मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन क्या है? दीक्षिता का आंसर आ गया है, योगेश का आ गया है, योगेश और दीक्षिता का एकदम सही आंसर। अंशुल बेटा, 100 नहीं आ रही मोलरिटी। मोलरिटी आ रही है बच्चों आपकी कितनी? 1 कैपिटल M। 1 कैपिटल M मतलब 1 मोल्स पर लीटर। भाई वॉल्यूम तो तुमको लीटर में बता ही दिया, 1 लीटर है। तो ये नीचे तो तुमने रखा 1, ऊपर बस तुम्हें मोल्स पता लग जाए। NaOH का मोलर मास आएगा 40, तो गिवन मास 40, मोलर मास 40। मोल्स कितने आ गए? मोल्स आ गए तुम्हारे पास में 1। तो ये तो बेटा 1/1 सीधा सीधा हो गया। 1 कैपिटल M या 1 मोल पर लीटर। ठीक है, प्रिया का भी कमेंट सही है, मोलरिटी आपकी 1 मोल। बस बेटा प्रिया, यूनिट आएगी 1 मोल पर लीटर। फिर मोलरिटी, मोलरिटी हर्षित का कमेंट आ गया है, दीक्षिता का कमेंट आ गया है मोलरिटी के लिए। मोलरिटी बिल्कुल सही है। सुमित बेटा 1 स्मॉल m, मतलब तुम मोलरिटी को 1 बता रहे हो। कैपिटल M तो मोलरिटी है, स्मॉल m मोलरिटी है। भाई ये तो तुम्हें पता लग गया। डब्ल्यू बी का मोलर मास, गिवन मास तो क्या हो गया? 40। मोलर मास हो गया तुम्हारा 40। डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी? 60। यहाँ अमोनिया का गिवन मास है तुमको, सॉरी यूरिया का गिवन मास है 60। तो इसमें तुम वैल्यूज को पुट करोगे तो 1000/60 आंसर आएगा तुम्हारा 16.66। 16.66 या तो तुम स्मॉल m लिख सकते हो या मोल्स पर केजी भी से लिख सकते हो। अब काय बी पर अगर हम लोग चले तो तुमने निकाल लिया कि भाई सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो कितने आ रहे हैं? 1। जरा सॉल्वेंट के लिए भी निकाले तो गिवन मास तो है 60। अगर तुमने कैलकुलेट किया हो तो यूरिया का मोलर मास भी 60 ही आ रहा है। तो मोल्स कितने हो गए तुम्हारे बच्चों? 1 हो गए। तो इसका मतलब काय बी क्या आएगा? 1/1 + 1 मतलब 1/2। आंसर आएगा बच्चों 0.5। बेटा दीक्षिता, अच्छा हुआ कमेंट रीड कर दिया। ठीक है, तो काय बी की वैल्यू 0.5। काय ए फॉर्मूला से निकालोगे वो भी बच्चों 0.5 आएगा, या फिर काय ए को 1 माइनस काय बी से निकालोगे तब भी तुम्हारा आंसर 0.5 ही आएगा। तो सॉल्यूशन तुम्हें मैंने बता दिया। मोलर मोलरिटी बड़ी आसानी से आ गई, मोलरिटी में भी कोई परेशानी हमें नहीं झेलने को मिली। और मोल फ्रैक्शन तो बहुत ही ज्यादा आसान था। सिर्फ आपने जो गलती की वो मोलर मास ऑफ यूरिया जो है उसकी मोलर मास को कैलकुलेट करने में कर दी। जल्दी से सॉल्यूशन बना लो और सॉल्यूशन लिखने के बाद में कमेंट कर देना डन। ठीक है, मेरे पास दीक्षिता का कमेंट आ गया है डन, हर्षित का आ गया, प्रिया का आ गया। चलो अच्छी बात है बच्चों। तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप सभी ने सॉल्यूशन को लिख लिया होगा। तो हम लोग बच्चों नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग्स है अब हम लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट जो हेडिंग हम लोग को करनी है वो है स्टोइकियोमेट्री। हेडिंग बनाओ, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है टू बैलेंस, और कभी कभी इसका मतलब लिखा जाता है टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड अमाउंट। स्टोइकियोमेट्री का मतलब टू बैलेंस होता है, और कभी कभी इसका मतलब टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड अमाउंट भी माना जाता है। स्टोइकियोमेट्री को समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देख रहा हूं, आप जरा ध्यान से उन्हें देखिएगा। मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्शन है C+O2 गिव्स CO2। सबसे पहली चीज, कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको दी जाए, आपका धर्म है, कर्तव्य है कि आप उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब बैलेंसिंग तो बच्चों आप सभी को आती ही होगी, क्लास 9th में भी तुमने सीखी है, क्लास 10th में भी आपने सीखी है। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं C+O2, यहां मैं देख रहा हूं कि लेफ्ट साइड में टोटल कार्बन के एटम है 1, राइट साइड में भी है 1, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में एटम है 2 और राइट साइड में भी 2, मतलब कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो सबसे पहला काम, आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बच्चों इस इक्वेशन में मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बस वो इंफॉर्मेशन हिडन है। तो पहले हम लोग उस हिडन इंफॉर्मेशन को समझते हैं, लिखते हैं। तो मैं यहां देख रहा हूं कि यहाँ कार्बन कितना लिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है ना 1, इसका मतलब यहाँ कार्बन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल है, ऑक्सीजन के भी मोल है सर 1। और CO2 के कितने मोल हैं सर, CO2 के भी कितने मोल हैं यहाँ पर, 1 मोल ही है। तो अगर आपको बच्चों मोल्स पता है और मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्बन का भी, O2 का भी और CO2 का भी, तो आप गिवन मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं CO2 की बात करूं, 1 मोल CO2, भाई मोल का फॉर्मूला मुझे पता है, गिवन मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। ये किसके इक्वल आएगा, मोल्स ऑफ CO2 के। CO2 के मोल्स मुझे पता है 1, मोलर मास ऑफ CO2 मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा 44। तो बच्चों यहां से गिवन मास ऑफ CO2 कितना आ गया, 44 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब कि 44 ग्राम। कहने का मतलब ये कि 1 मोल का मतलब होता है जो उसका एटॉमिक वेट है वो ही उसका गिवन मास भी बन जाएगा। तो 1 मोल CO2 का मतलब कितना ग्राम CO2 बन रहा है, मेरे पास बन रहा है 44 ग्राम CO2। 1 मोल O2 का मतलब जो इसका मोलर मास है वही आएगा 1 मोल का मतलब। भाई एक ऑक्सीजन का 16, यहां 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 32 ग्राम। 1 मोल कार्बन का मतलब आपका कितना हो गया 12 ग्राम। तो जब मैं पहले तो मैंने इंफॉर्मेशन मोल्स के फॉर्म में लिखी, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं मास के फॉर्म में। तो जब मैं 12 ग्राम कार्बन लेता हूं, उसको 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराता हूं, रिएक्ट करवाता हूं, तब जाकर के मेरे पास में क्या बनता है 44 ग्राम CO2। कमेंट करके बताओ ये इंफॉर्मेशन जो हिडन थी, जो मैंने लिखी है, समझाई है, आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हिडन इंफॉर्मेशन को कैसे लिखना है, कैसे समझना है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं एक इक्वेशन तुम्हारे सामने लिख रहा हूं,
मुझे बताना कि उसमें हिडन इंफॉर्मेशन क्या है। इक्वेशन है बच्चों N2 plus H2 gives NH3। जरा जल्दी से कमेंट करो और मुझे हेल्प करो, बताओ कि हिडन इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। जल्दी से कमेंट करो और बताओ हिडन इंफॉर्मेशन क्या है। मतलब N2 का कितना ग्राम लिया, H2 का कितना ग्राम लिया, तब जाकर के कितना ग्राम NH3 बना। जल्दी से कमेंट करके बताओ। अरे बेटा ये 22 आगे ये तो लिखो ये किसका ग्राम है। और एक काम करो तीनों का एक साथ लिख दो, n इक्वल या N2 इक्वल टू ये जो आंसर है, कॉमा H2 इक्वल टू जो आंसर है, कॉमा NH3 इक्वल टू जो आंसर है। बस ये 22 लिख करके छोड़ देते हो। मैं कोई अंतर्यामी भगवान थोड़ी ना हूं जो तुम्हारे मन की बात समझ लूंगा संजय कि ये 22 क्या है, किसका मास है। हर्षित का कमेंट आया है हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम। बेटा एक साथ कमेंट करो तीनों के लिए। दीक्षिता का आया है आंसर, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, 32, 22। तो तुम लोग भूल गए कि मैंने सबसे पहले क्या कहा था। मैंने सबसे पहले कहा था कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हो वो क्या होनी चाहिए, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बच्चों तुमने इक्वेशन को बैलेंस ही नहीं किया। ये बैलेंस किया है। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ 1 मोल है, यहाँ 3 मोल्स और वहां 2 मोल्स। 1 मोल ऑफ N2 एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन हो गए तो कितना हो गया 28। तो इसका 28 ग्राम लूंगा। H2 की बात करूं तो एक हाइड्रोजन का होता है मास 1, 2 हाइड्रोजन है क्योंकि H2 में, तो 1 मोल H2 का तो हो गया 2 ग्राम। यहां कितने मोल है 3, तो 3 मोल्स H2 का मतलब कितना ग्राम हो गया 6 ग्राम। तो अगर मैं NH3 अमोनिया के लिए इंफॉर्मेशन को लिखूं तो भाई एक अमोनिया का मास कितना आ रहा है, एक नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1, तो इस हिसाब से 14 प्लस 3 मतलब 17। और टोटल यहां पर कितने मोल्स हैं 2, तो कितना आया, ये आया 34 ग्राम। तो तुम में से किसी बच्चे का जो है सॉल्यूशन वो सही नहीं निकला। निशा का जरूर कमेंट आया है बाद में, नाइट्रोजन 28, हाइड्रोजन 6 और अमोनिया 34। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस रहो। साइंस फील्ड में ऐसा ही होता है, दुर्घटना बहुत जल्दी घट जाती है। तो इस वजह से हर चीज में को ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो लिखो, उसके बाद में आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये सारी हिडन इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस रिएक्शन में दी गई थी। अब जरा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब कमेंट करना। अगर 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे बताइए 12 ग्राम हाइड्रोजन लेने पर आप कितना ग्राम अमोनिया बना सकते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ 34 gram of ammonia can be prepared from 6 gram of hydrogen, then what amount of ammonia is prepared from 12 gram of hydrogen। 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो
12 ग्राम हाइड्रोजन से तुम कितना ग्राम अमोनिया बना सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। दो जवाब दो। सीधा सीधा आंसर है यार। 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है। तो 12 ग्राम हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजन का नंबर डबल कर दिया ना, 12 कर दिया। तो भैया 6 ग्राम से 34 बन रहा था, तो 12 से कितना बनेगा? 34 का डबल बनेगा। और 34 का डबल कितना होगा भाई? 68 ग्राम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा इसमें लॉजिक है। भाई तुमने हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ा दी, डबल कर दी, तो अमोनिया की जो मात्रा होगी, अमाउंट होगा, वो भी डबल हो जाएगा ना, क्या नहीं होगा? तो मुझे बताओ, what amount of ammonia can be prepared from 14 gram of nitrogen? What amount of ammonia can be prepared from 14 gram of nitrogen? कितना अमोनिया तुम बना सकते हो अगर 14 ग्राम 14 ग्राम नाइट्रोजन लेते हो तो? बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस मैंने पहले क्या किया था, डबल किया था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने हाफ कर दिया। कौन है ये? खुशहाल। खुशहाल अभी भी बेटा 68 पे गाड़ी घूम रही है तुम्हारी। 68 ग्राम कैसे बन जाएगा? तुमने नाइट्रोजन को आधा किया है, दुगना नहीं किया है। तो नाइट्रोजन जो आधा हो गया 14 ग्राम, तो अमोनिया भी क्या हो जाएगा? आधा। कितना? 17 ग्राम। याद रखना, हिडन इंफॉर्मेशन तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, आप लोगों को बिल्कुल नहीं दी जाएगी। हिडन इंफॉर्मेशन आपको ही निकालनी है, और इसे निकालने का एक ही तरीका है, आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए। एटॉमिक मास याद नहीं तो तुम्हारा जीना बेकार हो जाएगा, केमिस्ट्री के अंदर जीना दुश्वार हो जाएगा। समझ गए सब लोग? नेक्स्ट क्लास में मैं स्टोइकियोमेट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन ही तुम्हें करवाऊंगा, और आप में से उसी बच्चे को समझ में आएंगे, वो ही कर पाएगा जिसे एटॉमिक मास याद होंगे। तो फिर आपका होमवर्क यही है, एटॉमिक मास आपको याद करने हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर।